हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एनटीए यूजीसी नेट का एक ओल्ड पेपर। और ये ओल्ड पेपर है 22 जुलाई 2018 का, लेकिन आज हम सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट पेपर। अभी तक मैंने हिस्ट्री के पेपर सॉल्व कराए थे, लेकिन एक पेपर मैं देख रही हूँ कि उसमें एक मिसिंग है। 2018 में 3 कुल पेपर हुए थे। एक पेपर हुआ था 8 जुलाई को, दूसरा हुआ था 22 जुलाई को और तीसरा हुआ था 18 दिसंबर को। तो 2 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, 18 दिसंबर और 8 जुलाई का। एक उसमें मिसिंग है जिसको कि मैं आज आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। ये पेपर इसलिए मिस हुआ क्योंकि 2018 में कुछ जगह पर पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से वापस इलाहाबाद में पेपर एक अलग से कंडक्ट कराना पड़ा था। ये वही पेपर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो ये जो पेपर है ये आप देख सकते हैं, ये डब्ल्यू सीरीज़ का पेपर है और ये हुआ था 22 जुलाई 2018 को ये पेपर हुआ था। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, निम्न लिखित कथन सूची में उन्हें चुनिए जो शिक्षण की मूल अपेक्षाओं और विशेषताओं को इंगित करते हैं। तो विशेषता और मूल अपेक्षाओं को जो इंगित करते हैं उन्हीं को हमें इसमें से ढूंढना है। तो इसमें जो आंसर हमारा बन रहा है वो हो जाएगा नंबर 1, शिक्षण में संप्रेक्षण निहित है। फिर हम लेंगे शिक्षण वस्तुओं के विक्रय जैसा है, ये गलत है। फिर शिक्षण का अर्थ प्रबंध और प्रबोधन से है। फिर शिक्षण में अन्य को प्रभावित करना निहित है। और 5 है, शिक्षण में अन्य व्यक्तियों को आश्वस्त करना निहित है। अधिसंरचनात्मक समर्थन के बिना कोई शिक्षण नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा 1, 3 और 4। तो 1, 3 एंड 4 किसमें दिख रहा है? 1, 3 और 4, ये 1 नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण सहायक सामग्री के अनुप्रयोग का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए, यानी अधिक से अधिक हमें अधिगम हो सके, इसके लिए शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है या अनुप्रयोग करते हैं। शिक्षण विधियां उन्हें प्रभावी बनाने में सहायक कारक। तो एक तरफ शिक्षण विधियां दी गई हैं और दूसरी तरफ दिया है उन्हें प्रभावी बनाने में सहायक जो कारक होते हैं उनसे मैच कर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक विधि। तो इसे हम करेंगे यहाँ पे व्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति। अन्वेषणात्मक विधि, इसको हम कर लेंगे नंबर 3 से समस्या पर ध्यान देने के लिए एक चुनौती पैदा करना। परिचर्चा विधि, परिचर्चा विधि को हम करेंगे नंबर 2 से किसी प्रकरण के चयन की स्वतंत्रता और विचारों के स्पष्ट आदान प्रदान की गुंजाइश। वैयक्तिक विधि, वैयक्तिक विधि को हम कर देंगे नंबर 1 से संबंधों में विश्वास और खुलापन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित कथन दिए गए हैं, उन कथनों को चुनिए जो इन प्रणालियों की सही व्याख्या करते हैं। जो सही व्याख्या करते हैं उन्हीं को हमें चुनना है। तो सबसे पहले दे रहा है निकष संदर्भित परीक्षण यानी CRT अधिगम कार्यों के अनुसीमित अनुक्षेत्र पर बल देता है, ये सही है। और मानक संदर्भित परीक्षण के लिए एक सुस्पष्ट रूप से परिभाषित समूह की आवश्यकता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद
सीधे नंबर 4 वाला करेक्ट होगा। नंबर 4 पढ़ लेते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण और निष्कर्ष संबंधित परीक्षण दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न पदों का अनुप्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई सूची में उन प्रमुख शिक्षण व्यवहारों की पहचान कीजिए जिन्हें प्रभाविता की दृष्टि से सहायक बनाया गया है। तो सहायक बनाया गया है तो इसमें हो जाएगा पाठ की स्पष्टता, फिर हम लेंगे शिक्षण कार्य में अभिमुखता, फिर इसके बाद हम लेंगे अनुदेशनात्मक विविधा, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है वो 1, 3 और 5। शोध में अंतर संबंधित निम्नलिखित घटकों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सही क्रम है उसी की हमें पहचान करनी है, तो इसे हमें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले प्रक्षेपण ही आता है, इसके बाद हम रखेंगे संप्रत्ययों के विकास को, इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा परिकल्पना निर्माण, फिर इसके बाद हम रखेंगे सिद्धांतों के परिणाम को निगमित करना नंबर 4 पे, फिर सबसे लास्ट में हम रखेंगे इन्हें पाने के लिए प्रयुक्त विधियां। तो इस तरह से क्रम में आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान कीजिए जो शोध के अर्थ और विशेषताओं का सही ढंग से वर्णन करते हैं। सही ढंग से वर्णन करते हैं, उन्हीं का हमें चुनाव करना है। तो इसमें जो हमारा आंसर बन रहा है वो हो जाएगा सेकंड नंबर, शोध प्रक्रिया में निगमनात्मक और आगमनात्मक विधियां समन्वित हो जाती हैं। फिर इसके बाद हम लेंगे नंबर 4 को, शोध समर्थन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने में वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। इसके बाद हम लेंगे सबसे लास्ट वाला, शोध द्वारा प्रदत्त उत्तरों को इंद्रियानुभाविक ढंग से सत्यापित किया जा सकता है। तो इसमें हमारा उत्तर इसमें से आप चूज कर सकते हैं इसको देखते हुए। तो यहाँ पर शोध विधियाँ दी गई हैं और महत्वपूर्ण विशेषता दिए गए हैं और इन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि को हम कर देंगे नंबर 4 से। यहाँ पर कारण मूलक तुलना और सह संबंधात्मक अध्ययन से व्यष्टि अध्ययन विधि, तो इसे हम करेंगे नंबर 5 से। किसी उद्देश्य के लिए विदिष्ट एक इकाई का गहन अध्ययन, दार्शनिक विधि। दार्शनिक विधि को हम कर देंगे नंबर 2 से। एक महान चिंतक की विचारधारा की व्याख्या, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, ये हो जाएगा यहाँ पे एक बड़े समूह पर किए गए अध्ययन पर आधारित स्थिति का पता लगाना। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हम नीचे देख सकते हैं। हमने ए का 4 लगाया है, ए का 4 एक ही में दिख रहा है, 4 ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक शोधार्थी परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए अपरामितिक परीक्षण के स्थान पर अपरामितिक परीक्षण का उपयोग करता है। परामितिक, अच्छा इसमें अपरामितिक परीक्षण के स्थान पर परामितिक परीक्षण का उपयोग करता है। इसका किस रूप में वर्णन किया जा सकता है? तो इसका वर्णन किया जा सकता है प्रदत्तों को प्रस्तुत करने की तकनीक चूक। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए शोधार्थी को निम्न में से किसमें अधिक गुंजाइश है? तो जो सबसे ज़्यादा गुंजाइश होती है वो हो जाएगा सम्मेलन पत्रक की प्रस्तुति। यहाँ पे पैरा वाला क्वेश्चन आ गया है,
और यहाँ पे हमें उत्तर देना है। 11 से लेके 15 तक जो उत्तर बनेंगे वो इस पैरा से बनेंगे। तो चलिए पैरा एक बार देख लेते हैं। अमेज़न के दक्षिण में लगभग 2000 किलोमीटर नीचे जब मार्च और अप्रैल 2018 में अमेज़न डेल्टा पर समुद्री एवं ताज़ा फ्रेश जल के मध्य जोरदार टक्कर के फलस्वरूप ज्वारीय तरंगें अपने शिखर पर थीं, तब उसी समय 40,000 से अधिक लोग जल शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्रासीलिया ने विश्व जल मंच के 8वें संस्करण में मेजबानी की, जहां मानव जाति के सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन के वर्तमान और भविष्य पर चर्चा के लिए राष्ट्राध्यक्ष, सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इस वर्ष का मूल विषय जल को साझा करना। सरकारी प्राधिकारियों द्वारा एक राजनीतिक घोषणा प्रस्तावित की गई, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों से संबंधित खतरों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। ये परिचर्चाएं सन 2030 के एजेंडे में प्रस्तावित सतत विकास के लक्ष्य के आवधिक आकलन में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। 2030 की बात कर रहे हैं, वो तो अभी बहुत दूर है। फिर ब्राज़ील ने जल प्रबंधन के लिए बहुत हितधारक भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित एक ठोस संस्थागत और विधिक स्वरेखा स्थापित की। ब्राज़ील नदी को परस्पर जोड़ने की एक साहसिक परियोजना की संचालन भी कर रहा है, जिसमें 500 किलोमीटर लंबी नहरों के माध्यम से साओ फ्रांसिस्को से प्रचुर जल ब्राज़ील के एक सर्वाधिक शुष्क अनुक्षेत्र में लघु नदियों और बाधिकाओं को हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे लगभग 400 नगरपालिकाओं में 12 मिलियन लोगों लाभान्वित होंगे। भारत में भी विपुल कोटि के जल संसाधन है। क्षेत्रीय नदी बोर्ड और नदी सफाई मिशन वाली एक संस्थानिक स्वरेखा स्थापित की है, जबकि उत्तरोत्तर रूप में केंद्र सरकारों ने सिंचाई के उत्कट आवश्यकताओं और भूमिगत जल के अवक्षय के न्यूनीकरण पर ध्यान देने के प्रयास किए हैं। जैसे ब्राज़ील के मामले में भारत में बहुत कुछ किया जाना शेष है। औद्योगिक अपशिष्ट जल का पर्याप्त शोधन, नदी तलों के संदूषण के विरुद्ध संघर्ष और सूखा प्रभावित अनुक्षेत्रों को सहायता देना नई दिल्ली और ब्रासीलिया दोनों के लिए उच्च प्राथमिकता के मुद्दे हैं। इन समानताओं के कारण द्विपक्षीय सहयोग की असीमित संभावना है। जल एक स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारी वाला संसाधन है और इससे संबंधित अधिकांश खतरों से निपटने हेतु सहयोग की अहम भूमिका है। मानव जाति के समक्ष आज दो वास्तविकताएं और जल इतना शक्तिशाली बल है कि उनको लेकर संघर्ष नहीं किया जा सकता। यह इतना मूल्यवान संसाधन है कि इसको गंवाने की जोखिम नहीं उठाई जा सकती है। इन दो विरोधाभासी पहलुओं के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए जल साझा करना संभव भावी समय के लिए एकमात्र समर्थक ध्येय वाक्य है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। गद्यांश के आलेख के अनुसार विश्व जल मंच का 8वां संस्करण निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित हो रहा है जल शक्ति के बारे में। मूल विषय या थीम जल को साझा करना पर विचार विमर्श निम्न में से किसमें सहायक होना चाहिए? तो ये सहायक बनना चाहिए, जो इसमें सहायक बनेगा वो हो जाएगा नंबर 1, सतत विकास लक्ष्यों का नियमित आकलन। जल प्रबंधन के बारे में ब्राज़ीलिया के संस्थागत स्वरूप रेखा। तो संस्थागत स्वरूप रेखा
बहु हितधारक भागीदारी प्रदान करती है। नदी जल के बारे में नई दिल्ली और ब्रासीलिया दोनों की एक उच्च प्राथमिकता क्या होगी? तो एक उच्च प्राथमिकता होगी नदी तलों के संदूषण के खिलाफ संघर्ष। उपर्युक्त गद्यांश मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो यह केंद्रित है एक मूल्यवान संसाधन के रूप में जल के प्रबंधन पर। तो यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है कक्षागत परिस्थितियों में प्रयुक्त संदेशों के अर्थ स्वभावतः स्वैच्छिक होते हैं, ये करेक्ट है। फिर व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप अर्थों को ग्रहण करता है, ये भी करेक्ट है। तुम्हारा जिसमें उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। जैसे कथन कारण का क्वेश्चन है। अभी कथन कहता है कक्षागत परिस्थितियों में संप्रेषण का एक सांस्कृतिक आयाम होता है, करेक्ट है। फिर तर्क दे रहा है आस्थाएं, आदत, रीति रिवाज और भाषा संप्रेषण की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा इसमें उत्तर बनेगा ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक और छात्र किसके बारे में निर्णय लेने हेतु स्वहितों के मुद्दे का उपयोग करते हैं? तो स्वहितों के मुद्दे का उपयोग करते हैं, इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 1, उसकी स्वीकार्यता। कक्षागत परिस्थितियों में सूचना प्रक्रमण को प्रभावित करने वाले चर, तो कौन कौन से चर प्रभावित करते हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा सबसे पहला वाला प्रत्यक्षीकरण स्तर, किस तरह का प्रत्यक्षीकरण है। फिर उसके बाद आ जाएगा अर्जित आदतें। इसके बाद हम लेंगे अभिवृत्तियाँ, आस्थाएं और मूल्य। फिर इसके बाद चयनात्मक कारक और बाजार की अपेक्षा संस्थागत हस्तक्षेप, ये नहीं होगा। तो हमारा 1 2 3 4 हो रहा है। नीचे देख लेते हैं 1 2 3 4, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कथन और कारण का वापस क्वेश्चन आ गया है। अभी कथन कहता है कक्षागत परिस्थितियों में चयनात्मक प्रभावन सूचना स्रोत के बारे में छात्रों के प्रत्यक्षीकरण एवं जानकारी पर निर्भर करती है, तो निर्भर करती है, करेक्ट है। और रीजन दे रहा है संप्रेषण स्रोत की प्रभाविता छात्रों की सूचना के बारे में चयनात्मक अभिमुखता को निर्धारित करती है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर इसमें बनेगा ये यार, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। यहाँ पे श्रृंखला वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें दिया गया है श्रृंखला 5, 11, 21, 35, 53। तो आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 5 से 11 तक का जो डिफरेंस है वो 5 में अगर हम +4 करते हैं तो 11 आता है। फिर इसके बाद हम ये डिफरेंस इस तरह से है कि 5 और 11 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 आ रहा है। और अगर हम 11 से और 21 के बीच का डिफरेंस निकालें तो वो आ जाएगा 11। और 6 और जो 11 है उसके बीच का जो डिफरेंस आता है वो 4 का है। तो इसी सीक्वेंस में ये आगे निकलता जाएगा और जो इसका आंसर बन रहा है वो बन जाएगा 75। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले डिफरेंस देख लें, इसमें आपस में 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 11 का आ रहा है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 चलता जाएगा। तो यही सीक्वेंस इसमें बन रहा है। तो नेक्स्ट ABCD पर बेस्ड श्रृंखला है। इसमें XY फिर Z हटा दिया गया है, ABC। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं Z नहीं है, XY फिर इसके बाद ले लिया है ABC, D और F, DE छोड़ दिया गया है, वापस 2 लेटर्स छोड़े गए हैं, D और E ये छोड़ दिए गए हैं। फिर आगे श्रृंखला बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ 1 छोड़ा, यहाँ 2 छोड़ा, आगे 3 छोड़ेंगे और हमारा उत्तर जो इसमें बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, MNOPQ।
फिर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे कूट दिया गया है, इलाहाबाद का कूट बनाया गया है। फिर इसका जो कूट निकलेगा वो हो जाएगा नंबर 3। एक व्यक्ति एक टैक्सी में 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए 160 रुपये का भुगतान करता है, जिसमें कुछ आरंभिक निश्चित शुल्क सम्मिलित हैं। एक अन्य व्यक्ति ने 16 किलोमीटर की यात्रा के लिए 276 का भुगतान किया तथा टैक्सी ड्राइवर ने उससे आरंभिक निश्चित शुल्क का दुगना वसूल किया। तो इसमें हमारा जो उत्तर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 11 रुपये का। गोपाल उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चला, इसके बाद दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर चला, इसके बाद दाहिने मुड़कर 35 किलोमीटर चला, पुनः वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पुनः मुड़कर 15 मीटर चला और आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी है। तो जो न्यूनतम दूरी निकल के आ रही है इसमें वो हो जाएगा 45 मीटर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए कूट में से समुचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो होगा प्रज्ञा। निम्न में से दो कथन इस प्रकार संबंधित है कि यह पहला कथन अनिश्चित बनता है तो दूसरा अनिश्चित होगा। उस कूट का चयन कीजिए जो इन दोनों से संबंधित है। तो इसमें हमारा उत्तर जो बनेगा पहला और दूसरा, प्रत्येक फल पोषक है और फल कदाचित ही पोषक है। हमारा उत्तर 1 और 2 हो रहा है, इसमें ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीचे 2 आधार वाक्य ए और बी दिए गए हैं, इनमें से 4 निगमनात्मक निष्कर्ष उस कूट का चयन करें जो वैध रूप से निष्कर्ष हैं। तो जो वैध रूप से निष्कर्ष है उन्हीं का हमें चुनाव करना है। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है मैं पहले ही आपको बता देती हूँ 1 और 3 होगा। ऊपर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले दे रहा है सभी संत श्रेष्ठ जन हैं और कुछ धार्मिक व्यक्ति संत हैं। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर बनेगा कुछ धार्मिक व्यक्ति श्रेष्ठ जन हैं, कुछ संत धार्मिक व्यक्ति हैं। तो इसमें हमारा उत्तर जो बनेगा 1 और 3। निगमनात्मक और अगनात्मक तर्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी जो इनकरेक्ट है उसी को चूज करना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है नंबर 4। एक अगनात्मक तर्क हमें वास्तविकताओं के बारे में कोई नई सूचना नहीं दे सकता। जब परिभाषा का उद्देश्य एक पद के कुछ प्रचलित उपयोग की व्याख्या करना है तो इस परिभाषा को कहा जाता है। तो इस परिभाषा को क्या नाम दिया जाता है? तो ये नाम दिया जाता है शब्दकोशीय। यहाँ पर तालिका या टेबल पर आधारित क्वेश्चन आ गए हैं। एक तरफ विषयवार कर्मचारियों का प्रतिशत दिया है, दूसरी टेबल में कर्मचारियों का लिंगानुपात दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं विभाग दिए गए हैं जिसमें IT, विपणन, क्रय, HR, लेखा, उत्पादन और यहाँ पे कर्मचारियों का प्रतिशत दिया हुआ है। दूसरी तालिका अगर हम देखते हैं तो इसमें IT में पुरुष 1 है, महिलाएं 3 हैं, विपणन 1 और 1 का है, क्रय में देख सकते हैं, HR में देख सकते हैं, लेखा उत्पादन में देख सकते हैं। और इस पर आधारित हमें नीचे क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्न 2 तालिकाएं 1 और 2 पर विचार कीजिए जो किसी संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत को इंगित करता है। साथ ही इन विभागों में पुरुष महिलाओं का अनुपात दिया गया है। इन संगठन में कर्मचारियों का कुल संख्या 4600 है। इन तालिकाओं में से यानी कि प्रश्न के उत्तर देने हमें 31 से 35 तक। तो पहला प्रश्न है लेखा विभाग में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो महिलाओं की जो संख्या बन रही है वो हो जाएगी 92। फिर IT और HR विभागों में मिलकर उनमें से कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो कार्यरत कर्मचारियों की जो संख्या बन रही है वो हो जाएगी 1702। आगे देखते हैं। फिर दे रहा है सभी विभागों में मिलकर उनमें कार्यरत पुरुष की संख्या और महिलाओं की कुल
संख्या का अनुपात क्या है? तो कुल अनुपात जो बन रहा है वो हो जाएगा 53:47 का ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या में क्रय विभाग की महिला की संख्या कितने प्रतिशत है? तो जो प्रतिशत निकलेगा वो आएगा 3% का। उत्पादन विभाग में पुरुषों की संख्या और विपणन विभाग में पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है? तो जो अनुपात मिल रहा है वो हो जाएगा 9:11। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ICT पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन हमारा सही बन रहा है वो हो जाएगा केवल Q, ये वाला। ICT डिजिटल अंतराल को कम करके प्रौद्योगिकियों तक न्याय संगत अभिगम्यता को प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहायता करता है। किसी भी वर्क स्टेशन से गोपनीय फाइल को विलुप्त किया जाना, इसको सुनिश्चित करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका माना जाता है वो होगा ऑप्शन 4, फाइल को ड्रैग करके रिसाइकिल बिन में ले जाना और रिसाइकिल बिन को खाली करना। वेबसाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा PQ, दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं। P है, कोई भी ब्लॉग एक वेबसाइट होता है जिसमें विलोम काल क्रमिक पोस्ट्स होते हैं। Q कहता है कोई भी विकी एक वेबसाइट होता है जिसको लोगों द्वारा सरलता से परस्पर सहयोग करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें हमारा PQ ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ईमेल के संदर्भ में स्पैम क्या है? स्पैम क्या होता है? तो स्पैम होता है सेवार्थियों की एक बड़ी संख्या में भेजे गए अयाचित विज्ञापन। वायरस का वह प्रकार जो उपयोगकर्ता के अनुप्रयोग के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हस्तांतरण में सक्षम है कहलाता है। तो ये कहलाता है वर्म। सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को औपनिवेशिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है हमारे विश्व का रूपांतरण 2030 एजेंडा। रिक्टर स्केल में 6.0 6.9 की रेंज के परिणाम वाले भूकंप को माना जाता है तीव्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सर्दी के मौसम में घनी धुंध की बारंबार घटना का कारण है। तो इसका जो कारण देखा गया है वो है खेत के ठूंठ को जलाना, सबसे पहला कारण बन जाएगा। उसके बाद ग्रामीण घरों में जैव मात्रा को जलाना और परिवहन, प्रदूषकों का सीमा से परे संचालन, ये नहीं होगा। 1, 2 और 3 हमारे ऑप्शन इसमें एक मिनट, प्रदूषकों का सीमा से परे संचालन ये भी हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो बनेगा वो हो जाएगा, सभी हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट MSW में आता है। तो MSW में क्या आता है? तो इसमें सबसे पहले घरेलू अपशिष्ट, स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट, गलियों के अपशिष्ट, निर्माण और ढहने वाला मलबा, ये सभी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दहन के लिए भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुसार 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कुल विद्युत उत्पादन में सौर और वायु ऊर्जा का लगभग प्रतिशत हिस्सा होगा। तो ये कितने प्रतिशत हिस्सा बनेगा? तो हो जाएगा 91.43%। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अधिदेश में सम्मिलित है। इसमें क्या सम्मिलित हो रहा है देख लेते हैं। सबसे पहला दिया है विश्वविद्यालय और कॉलेज
को अनुदान देना सम्मिलित है। नंबर 2 है तकनीकी संस्थाओं को मान्यता देना और उनको प्रबोधन, ये नहीं होगा। विश्वविद्यालय में शोध केंद्रों को आर्थिक सहायता देना, ये सम्मिलित है। विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का प्रबंधन, ये भी सम्मिलित है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा 1, 3 और 4 नीचे देख लेते हैं। 1, 3 और 4 ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में भारत का प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने वाला है? तो ये स्थापित हो चुका है, 2020 है। ये गुजरात में स्थापित हो चुका है, गुजरात के बड़ोदरा में। मैं फ़िलहाल यही हूँ, बड़ोदरा में ही, और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थापित हो चुका है। ये 2018 का पेपर है, इसलिए इसमें ऐसा पूछा गया है। तो अपडेटेड क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अपडेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उसी समय के। ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है। नागरिक चार्टर एक उपकरण है जो किसी संगठन को बनाता है। तो संगठन को बनाता है, इसमें हो जाएगा हमारा नंबर 1 पारदर्शी, और इसको सेकंड हम कर देंगे उत्तरदायी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 1, और इसमें ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, बस देख लेते हैं। यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न है इसमें। नागरिक चार्टर एक्ट, तो इसका जो आंसर है वो बहुत कन्फ्यूज़न वाला है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती हूँ। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति पद के चुनाव में मत देने का पात्र नहीं है यदि, तो पात्र नहीं है, ऑप्शन 4 होगा, वह राज्य विधानसभा का एक मनोनीत सदस्य है। बाकी सभी सही है। वह स्वयं एक प्रत्याशी है, वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, QS वर्ड रैंकिंग में निम्न में से कौन से भारतीय विश्वविद्यालय सर्वोच्च 500 विश्वविद्यालयों में से एक है? सर्वोच्च 500 विद्यालयों में से एक है, तो ये हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो हैं, ये 550 के आसपास वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और मोस्टली इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो हैं। लेकिन आज हम सॉल्व कर रहे थे नेट का फर्स्ट पेपर, और ये फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं। 10 का हो गया, 11 का हो गया, 12 का हो गया, 19 मैंने पहले सॉल्व करा दिया था, फिर 13 का हो गया, 14, 15 और 18 का एक मिस हो गया था, जिसे आज मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें आपके काम के बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट तक पहुंचने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहां पर NTA UGC नेट पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।